कड़ी मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कड़ी मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक मेहनत में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक उसे मेहनत की कोई कीमत भी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 8। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सवाल है आपके लिए कि पठार के संदर्भ में दिए गए कुछ कथन है, यहाँ पे उस विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। बी में दिया है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन और भी हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये तो बीपीएससी का कॉमन सा ऑप्शन दिए होते हैं, डी और ई। ठीक है, तो हम लोग बात करें पहला ऑप्शन के बारे में, तो पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 110% बात ये सही है कि पठार में देखेंगे खनिजों की क्या होती है, प्रचुरता होती है। ठीक है ना, अच्छा खासा मात्रा में प्राप्त होते हैं वहाँ से। बी में दिया है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और उपजाऊ होती है, ये भी बात यहाँ सही है। ठीक है, कि लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और वो उपजाऊ भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों का तीनों कथन सही है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। राइट, नेक्स्ट है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, सवाल है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। उत्तर आयनात 21 जून, दक्षिण आयनात 22 नवंबर, विषुव 21 मार्च। उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें पहला उत्तर आयनात के बारे में। ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, आप ये जानिए कि उत्तर आयनात होता क्या है। देखिए ध्यान से कि 21 जून को, कब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, हम बात कर रहे हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ना 21 जून को होता क्या है कि सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर आयनात जो किसको कहते हैं, इसको समझिए अच्छे तरीके से। उत्तर आयनात कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और ये कब होता है, 21 जून को होता है। तो 21 जून को इसलिए कहा जाता है उत्तर आयनात। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान में रखना है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। जाहिर सी बात है, लंबा दिन होगा तो छोटी रात होगी। ठीक है, ठीक इसी समय 21 जून को ही हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो उस समय वहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। ठीक है, और पृथ्वी की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें हम दक्षिणी अयनात के बारे में, तो दक्षिणी अयनात होता है 22 दिसंबर को, ना कि 22 नवंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लीजिए 22 दिसंबर होगा, तो यानी कि ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो दक्षिण अयनात कब हो रहा है, 22 दिसंबर को हो रहा है। अच्छा, ये दक्षिण अयनात क्या है, दक्षिण आयनात क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा दिन हो जाएगा और सबसे लंबी रात हो जाएगी। ठीक है, और पृथ्वी की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, दक्षिण आयनात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। बाकी विषुव ठीक है, विषुव सही है अपने जगह पर। यहाँ पे 21 मार्च को देखेंगे कि दिन और रात क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, पूरा पृथ्वी समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है, इसे हम लोग विषुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल से समझा देते हैं आप लोग को ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इधर ये हमारा क्या ग्लोब है, ग्लोब को ऊपर में उत्तर वाला भाग ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, जबकि नीचे वाला हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर आयनात के बारे में। ठीक है, उत्तर आयनात के बारे में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं उत्तर आयनात। ठीक है, इसमें देखिएगा दिन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं
यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दिन। ठीक है, ये दिन और ये हो जाएगा आपका रात। ठीक है, तो उत्तर आयनात जब होगा तो दिन क्या होगा, उत्तर आयनात में क्या होगा, दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा, तो दिन हो जाएगा यहाँ पे बड़ा, रात हो जाएगा छोटा। ठीक है, बात करें हम दक्षिण आयनात के बारे में। दक्षिण आयनात, तो यहाँ पे अब दिन क्या हो जाएगा बताइए, दिन यहाँ पे हो जाएगा सबसे लंबा दिन हो जाएगा, इधर सबसे लंबा दिन, तो ये बड़ा दिन हो जाएगा और यहाँ पे छोटी रात हो जाएगी। ठीक है, उत्तर आयनात कब हो रहा है, 21 जून को, और ये कब हो रहा है, उत्तर दक्षिणी आयनात कब हो रहा है, 22 दिसंबर को। ठीक है, याद रखेंगे आप 21 जून को। ठीक है, क्या है, 21 जून को देखेंगे उत्तर आयनात होता है। ठीक है, उस दिन दिन बड़ा होगा और रात छोटा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 22 दिसंबर को दक्षिण आयनात होगा, जिसमें दिन बड़ा होगा और रात क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि ये वाला किसकी बात हम कर रहे हैं, ये बात हो रहा है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध का। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये बात कर रहे हैं हम लोग दक्षिण गोलार्ध का, ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तर आयनात का होता है। ठीक है, जिसमें दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दक्षिण आयनात जब होगा तो ये कब होगा, 22 दिसंबर को। ठीक है, इसे वो दक्षिण आयनात कहेंगे, और उसमें दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। ठीक है, और इसमें और क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी आयनात होता है, साथ में दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा। ठीक उल्टा हम बात करें इसी समय यानी कि 21 जून को ही दक्षिण गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसी समय देखेंगे कि यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा, छोटा, और रात हो जाएगा बड़ा। ठीक इसी तरह से दक्षिण आयनात जब होगा तो देखिएगा, यहाँ पे हम बात किसका करें, दक्षिण गोलार्ध में, तो यहाँ पे दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। इसी उल्टा देखें अगर यदि, तो हम इसमें चले जाएंगे ठीक 22 दिसंबर को ही, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा और रात क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसको आप एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मैंने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, 21 जून को, कब, 21 जून को होता है उत्तर आयनात। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि दिन होता है बड़ा और रात होता है छोटा। ठीक इसी दिन 21 जून को ही दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा कि दिन छोटा होगा और रात बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कब, दक्षिण गोलार्ध के बारे में बात करते हैं। तो ये 22 दिसंबर को देखेंगे कि यहाँ पे दक्षिण आयनात होता है, कहाँ पे, दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ पे दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। जस्ट उल्टा कर दीजिए, 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे कि रात बड़ा हो जाएगा और दिन छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ फिर भी एक बार इसको बैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से। ठीक, वैसे भी एक कॉन्सेप्ट लगाइए ना, देखिए यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं कब का, 22 दिसंबर का। ठीक है, ये दक्षिण आयनात जब होता है तो दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, लेकिन याद कीजिए कि 22 दिसंबर के यहाँ के दिन हम लोग के यहाँ उस आसपास में क्या होता है, ठंड का मौसम रहता है, और आप लोग जानते हैं ठंड के मौसम में हम लोग का दिन क्या होता है, छोटा हो जाता है, रात बड़ा हो जाता है। तो वही तो मैंने कहा कि उस समय बस उल्टा कर लीजिएगा कि दिन वहाँ पर हो जाएगा छोटा और रात हो जाएगा बड़ा, उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग किस में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 पश्चिम में क्या होगा। ये 25 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 25 डिग्री होगा। ठीक है, 25 डिग्री पश्चिम में क्या होगा, क्या आपको पता है। यहाँ पे ऑप्शन तो खैर जो भी होंगे, पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी तो आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि अगर ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारा क्या है, ये ग्रीनविच यहाँ से वो जो प्रधान आमी होता है जो गुजरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से ये 0 डिग्री है, इसके आगे जाएंगे तो आपको इसमें समय को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और अगर इसके पीछे जाएंगे तो समय को लेस करना होगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है फिलहाल। ठीक है ना, अगर ग्रीनविच से हम आगे जाएंगे, ठीक है, ग्रीनविच से आगे जाएंगे तो समय को उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा देखेंगे इस ग्रीनविच से हमारा जो इंडिया है वो क्या है, उत्तरी देखेंगे
उत्तरी देशांतर में है, उत्तरी देशांतर में है ना, जैसे कि अगर इस तरह लाइन खींचे तो यहाँ पे है ये, ठीक है, इस जगह पर है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ईस्ट से हमारा इंडिया आगे है, कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि अगर आगे की तरफ बोला हो, यानी कि इधर क्या हमारा है, इधर हमारा है ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट मतलब पूरब, इधर है वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। अगर पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, समय को घटाएंगे, और अगर दी वेस्ट ईस्ट की तरफ बात करेंगे तो हम समय को उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजे हैं, मान लीजिए कि इस समय यहाँ पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, तो पूछ रहा है ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में, तो पश्चिम मतलब किधर, ये पीछे की तरफ, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, समय को लेस करना होगा। अब आगे देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि 1 डिग्री में हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, सॉरी 4 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट कर जाता है, घूम जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो बताइए कितना डिग्री दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है, तो 25 डिग्री में कितना मिनट घूम जाएगा, 25 चौक 100 मिनट। अगर इसे घंटा में चेंज करें तो 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। बताइए इसमें क्या करें हम, अब 12 बजे से पहले जाएंगे कि आगे जाएंगे, पहले जाएंगे, पीछे की तरफ जाना है मुझे, तो 12 में से हम क्या करेंगे, 1 घंटा 40 मिनट घटा देंगे, तो 12 में से 1 घंटा घटाएंगे पहले तो 11 बजेगा, और 11 में फिर 40 मिनट और घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 10:20, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही, ठीक है, 10:20 पूर्वाह्न, ठीक है। नेक्स्ट है कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए, ठीक है। कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान करना है कि किस तरह का वन है। जैसे ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कथन क्या बोला है, ये घने भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जब घने भूमध्य रेखा के बारे में बात हो रहा है तो क्या यहाँ पे कभी आपको शीतोष्ण देखने को मिलेगा, शीतोष्ण तो कभी देखने, शीत तो कभी देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस शीतोष्ण तो आप ऐसे चाहें तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा मेरे पास 2 ऑप्शन, कौन कौन, एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बच रहा है और एक बच रहा है हमारे पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये बताइए, आगे दूसरा लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। अब बताइए जरा कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पे पर्णपाती देखने को मिलेगा कि सदाबहार देखने को मिलेगा, राइट, सदाबहार, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। ये किस तरह के वन के बारे में बात हो रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया है सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ए बी सी कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनें। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूनेशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है, ठीक है। ट्यूनेशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने शायद किसी का आंसर नहीं बताया ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शायद किसी का आंसर, हाँ ये क्वेश्चन 2 का मैंने आंसर नहीं बताया ना कि कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए भी सही था और सी भी सही था ना, तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे कथन सही है, ठीक है। थोड़ा सा छूट गया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि लिखा है कौन सा जोड़ा सही है, तो ए और सी दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल से समझाने के चक्कर में मैं आंसर नहीं बता पाया, खैर कोई बात नहीं, और डी सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये सवाल था, ठीक है। यहाँ पे तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही होगा, यहाँ पे विचार करना था। तो पहला कथन देखिए, इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पे ये ही कथन पहला तो गलत दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे को फैक्ट याद रखने होंगे, ठीक है। बात करें हम जो कथन बी दिया है बिल्कुल सही कि ट्यूनीशिया जो देश का बड़ा हिस्सा देखेंगे तो सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है, यानी कि ज़्यादा घिरा हुआ है, और सहारा रेगिस्तान ऊंचे पठार और चट्टानी सतह से भी शामिल है, ये भी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही कथन है, यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे कथन सही है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एक कथन है जो लिखा है इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर नहीं है, ठीक है। ये लगभग देखेंगे 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कितना, 92 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 92 लाख वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, ठीक है। अगर इसे मिलियन में चेंज करना चाहें तो आप इससे क्या करेंगे, 10 लाख से भाग लगा देंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 2 3 2 5 0 3 2 5 0 कट जाएगा, 1 0 बच गया, 10 उठा दीजिए, यानी कि 9.22 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये कथन यहाँ पे गलत है,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप आत्मन की मात्रा उष्ण कटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती हैं। ठीक है, सवाल है, सॉरी ऑप्शन है, ठीक है, कि धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप आत्मन की मात्रा उष्ण कटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती हैं। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा के रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। मैदानों भागों की अपेक्षा यानी मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर होगा यहाँ पे तो पहला कथन सही है। ठीक है ना, कि धरातल पर प्राप्त सूर्यताप आत्मन की जो मात्रा है उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती हैं। जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उष्मा जो है वो कम मिलेगा, हीट कम यानी कि धूप कम मिलेगा, है ना, तो ठंड बढ़ता चला जाएगा। सॉरी, और अगर ध्रुवों से यदि आप अगर आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे मतलब विषुवत रेखा की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, हीट वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा यानी सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो भिन्नता पाई जाएगी यहाँ पे, ये सही है। बात करें हम बी और कथन, यहाँ पे गलत है। लिखा है नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा के रोक लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है, ये भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सही विकल्प है ए और सी, तो चले जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट है, बोला है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, उसको जोड़ा बताने कौन सा जोड़ा सही है, जैसे काटीली झाड़ियाँ, खैर, कथा, वर्षावन। ठीक है, बात करें हम उष्णकटिबंधीय नीम, ये वर्षावन लगता है एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है, ऐड हो गया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय नीम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आगुनस और मैग्रो वन में सुंदरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि पहला कथन दिख रहा है कंटीला झाड़ियाँ, ठीक है, तो खैर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये बात सही है। ठीक है, खैर से क्या बनता है, कत्था बनता है ना, जो पान में लगाते हैं ना, जो रेडिश कलर का होता है, वही कत्था उसी से बनता है, खैर का लकड़ी होता है, उसमें कांटे देखने को मिलते हैं, तो ये काटीली झाड़ियाँ के से संबंध रखता है, तो बात सही है। फिर उष्णकटिबंधीय से ये निम्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सही है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आबनुस जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा ये वर्षा वन जो है ना यहाँ पे होना चाहिए, जगह पे होना चाहिए, थोड़ा सा रुकिएगा, अब सही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होना चाहिए ना, सिर्फ उष्णकटिबंधीय कहने से तो काम नहीं चलेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा, तो यहाँ पे नीम देखने को फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आबनुस होता तो सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का ये आबनुस एक उदाहरण है। ठीक है, तो बी कथन यहाँ पे गलत हो गया। सी की बात करें हम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये आबनुस होगा, ठीक, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आबनुस होना चाहिए था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का हिस्सा, जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में होना चाहिए, नीम होना चाहिए था। ये दोनों कथन गलत हो गए। और मैग्रो वन में तो सुंदरी देखने को मिलता है, तो बात सही है, तो यहाँ पे दो जोड़ा सही है, ए और डी। तो यहाँ पे चले जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई ऑप्शन के साथ हम लोग को जाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में लीची उत्पादन होता है कितना, भारत के उत्पादन का 60%, भारत के उत्पादन का 74%, भारत के उत्पादन का 40%। ध्यान दीजिएगा, 40% इसका सही आंसर है। ठीक है, कितना, 40%, भारत के उत्पादन का 40% जो है वो उत्पादन बिहार में होता है। ठीक है, खास करके मुजफ्फरपुर, जानते हैं मुजफ्फरपुर का जो लीची होता है बहुत फेमस है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है, कितना है, 21 है, 12 है, 16 है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, कई बार हमने इसको प्रैक्टिस में लिया है। ठीक है, दिया गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, आप कमेंट करके दीजिए मुझे कि वो 12 जिला कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो बिहार से निकलती है लेकिन बिहार में गंगा से नहीं मिलती। सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो बिहार से निकलती तो है लेकिन बिहार में गंगा से नहीं मिलती है। गंगा मिलती है लेकिन बिहार में गंगा से नहीं मिलती, ये सवाल था। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा अधूरा रह गया है। सवाल ये है आपके लिए कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो बिहार से निकलती है लेकिन बिहार में गंगा से नहीं मिलती लेकिन गंगा में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये नदी है अजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये देखेंगे कि बिहार से निकलती हैं, झारखंड में प्रवेश करती हैं, फिर बंगाल में जाकर के गंगा से मिल जाती हैं। बाकी आप देखेंगे पुनपुन और ये क्यूल, ये दोनों देखेंगे कि गंगा में जाकर मिलती हैं बिहार में ही। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं। पुनपुन, क्यूल, सोन।
सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो पुनपुन भी मिलती है, क्यूल भी मिलती है, सोन भी मिलती है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, बिहार में बलसुंदरी, टाल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? बिहार में बलसुंदरी, टाल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कृषि के लिए, फसल के लिए, मिट्टी के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी मिट्टी के प्रकार हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? कोयला खान के लिए है, पर्यटन के लिए है, या फिर ताप विद्युत शक्ति के लिए है? तो ध्यान रखिएगा, कहलगांव, कांटी, बाढ़ ये सभी जो है ना, ये सभी ताप विद्युत केंद्र के हिस्सा हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ताप विद्युत शक्ति केंद्र हैं, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर। ठीक है, बाकी इसमें ध्यान देने वाली बात है, पूछा जाएगा सब आपसे कि कहलगांव ताप विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये है आपका भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर। ठीक है, कहलगांव कहने जा रहे हैं भागलपुर। ठीक, अगर कांटी के बारे में पूछा जाए तो ये बताइएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर का लीची। ठीक है, मुजफ्फरपुर की कांट ये लीची है ना, याद है, मुजफ्फरपुर की चिली फेमस है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको कांटा भी मिलेगा अगर आप लीची खाना चाहें तो। इस बात है आपका बाढ़, जो ये पटना में है। ठीक है, ये पटना में, जगह का ही नाम है ये पटना, ये बाढ़। ठीक है, तो बाढ़ जो ताप विद्युत शक्ति केंद्र है, ये है आपका पटना में। ठीक है, बाकी नबीनगर याद रखिएगा, नबीनगर है आपका औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना ज़रूरी है कि कौन से जो ताप विद्युत शक्ति केंद्र है वो किस ज़िले में है, कहाँ पे है। ठीक है, तो कहलगांव आपका भागलपुर में है, कांटी आपको लीची में मिलेगा, यानी कि मुजफ्फरपुर में मिलेगा, बाढ़ पटना में मिलेगा। पटना बाढ़ आते रहते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, पटना बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। आए या ना, उससे कोई मतलब नहीं, याद रखिए ना कि पटना बहुत बाढ़ आता है। ठीक है, क्योंकि ये गंगा नदी की सबसे लंबाई का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पटना में है, ऐसे याद रख लीजिए। नबीनगर कहाँ पे है? नबी, औरंगाबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मधुबनी है, भागलपुर है, या पश्चिम चंपारण होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मिट्टी है ना, पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी, ये आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिम चंपारण यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनरली देखा जाए तो बिहार में 3 तरह की मिट्टी पाई जाती है। एक तो पिडमोंट दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये पिडमेंट जो स्वैम्प मिट्टी है ना, ये दलदली मिट्टी ही के प्रकार है। ठीक है, दूसरा तराई मिट्टी है, और एक है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये 3 मिट्टियों का ध्यान में आपको रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये तो बिहार ही आ गया यहाँ पे, है ना, बिहार हो गया तो गलत हो गया ऑप्शन। चलिए बाकी 2 ऑप्शन से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, फिर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम करते गया तो फिर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे गया होना चाहिए था, बिहार गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ पर गया टाइप करना था। तो ब्रह्मयोनी झील जो है वो गया जिले में है। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? ठीक है, मूंगा रेशम, कटनी धान, मगही पान। उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कटनी धान है। ठीक है, कटनी धान होगा, बाकी मगही पान भी होगा, लेकिन मूंगा रेशम नहीं होगा। ये आसाम का है। ठीक है, ये आसाम का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इन दोनों को, कटनी धान और मगही पान को 2017 में जीआई टैग मिला हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग, कौन सा पंजीकृत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? मालवा के पठार पर, बघेलखंड, या फिर बुंदेलखंड? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बघेलखंड पठार है ना, जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऐसे सवाल हो सकता है, पूछे जा सकते हैं।
तो बघेलखंड ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में है ना, यहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय जो मानक समय रेखा है एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप लोग तो जानते हैं कि भारतीय जो मानक देशांतर रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, इन राज्यों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय है, आल्प्स है या रॉकी है, ठीक है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, हिमालय, आल्प्स, रॉकी। देखिए सवाल पूछा गया है निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, यानी कि तीनों में से सबसे लंबी पूछा है। अगर विश्व का सबसे लंबा पूछता तो उसका सही आंसर क्या होता? एंडीज पर्वत। क्या नाम होता उसका? उसका हम लोग आंसर देते एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत। बट यहाँ बात किस सब किया है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो इसमें से जो रॉकी है ये सबसे लंबा है, ठीक है, तो यहाँ पे रॉकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्राल। क्या है? क्राल एक प्रकार की निर्माता संरचना है, ठीक है, निर्मित होगा यहाँ पे, ठीक है, निर्मित संरचना है, ये ध्यान रखिएगा, निर्मित संरचना है। किसका, कहाँ का है ये? दक्षिण अफ्रीका की है या फिर दक्षिण अमेरिका की है या फिर पूर्वी यूरोप की है। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्राल है ना ये दक्षिण अफ्रीका की एक निर्मित संरचना है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी 2020 में प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये क्राल क्या है जानते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि के से मवेशियों के बालों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ीनुमा संरचनाओं को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्राल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों, जो बाड़ बनाया जाता है ना, बाड़ के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ीनुमा संरचनाओं को कहा जाता है क्राल, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है इस तरह का संरचना? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? भारत में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या रूस में है? तो यहाँ पे देखेंगे इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई के साथ हम लोग को जाना है, ठीक है, क्योंकि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या बात करें हम तो चीन में सबसे ज़्यादा है, आधा से ज़्यादा, ठीक है, चीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व का शुष्क सबसे शुष्क रेगिस्तान है कौन सा है? सहारा है, टकला-मकान है या फिर अटाकामा है? तो ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान पूछा गया, अगर आपसे पूछे तो अटाकामा जवाब दीजिएगा, ठीक है, अटाकामा, ठीक है। ये कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और अवस्थित कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती हैं अफ्रीका से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, एशिया से होकर, उपयुक्त में से कुछ नहीं, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया है, आपसे बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया तो नंबर 1 पर है, आपको पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है, सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद है अफ्रीका, ठीक है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, ठीक है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसके उदाहरण है? अपघर्षण का, भूक्षरण का या रगड़ का? तो ध्यान दीजिएगा इस तरह का सवाल पूछा जाए कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का जो निर्माण है किसका उदाहरण है, तो आप बताइएगा अपघर्षण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, अपघर्षण। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? सवाल है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा वाले देश कौन सा है, ठीक है। मतलब सिंपल सा आपसे सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है, कि जैसे अगर ये मेरा ग्लोब है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण यानी कि इस तरीके से
उत्तर ऊपर में है और नीचे दक्षिण है, तो इस तरीके से इसका जो विस्तार है वो सबसे लंबाई जो जिसका जो ज़्यादा विस्तार है वो सीमा वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण में एक आपको देखने को मिलेगा चिली, ठीक है। चिली देखेंगे तो बिल्कुल मिर्च की तरह ही है इस तरीके से, देखें इसका मैप के मैप पर देखिएगा चिली यहाँ पे देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी मैप होगा तो दिखा देंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास मैप होगा तो देखिएगा चिली है, उसका जो है ना विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा अक्षांशीय रेखा उसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। अगर ये पूछेगा देशांतरीय विस्तार यानी इस तरीके से, तो ये हो जाएगा रूस, ये तब इसका रूस आंसर होता। इसका देशांतरीय विस्तार सबसे अधिक है, ठीक है। बात करें हम कि अगर दे दिए अक्षांशीय विस्तार तो सबसे ज़्यादा है चिली का, ये किनारे किनारे कई देशों के साथ लगा हुआ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ लगभग कितने महाद्वीप हैं। सवाल है इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ लगभग कितने महाद्वीप हैं। 17,508, 761 या 1192। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 17,508 महाद्वीप द्वीप यहाँ पे इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात करें यहाँ पे 1192 यहाँ पे पाया जाता है मालदीव में, ठीक है। मालदीव में 1192 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। मालदीव में 1192 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर। दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा बोर्नियो द्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शंस दिए हुए उसके हिसाब से बोर्नियो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। इस बार मेडागास्कर का नंबर आता है। नेक्स्ट है क्रेस्ट के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का है। क्रेस्ट नहीं होगा, क्रस्ट होगा, ठीक है। क्रस्ट के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का है, लोहा, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। सही आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे सही है, ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है ये पूछा है आपसे, ठीक है। चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट, नीस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तीनों का तीनों कथन सही है, तो यहाँ पे चले जाएंगे ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह भूकंप गहरा कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति की गहराई होती है कितना, 110 किलोमीटर से ज़्यादा, 300 किलोमीटर से ज़्यादा या 200 किलोमीटर से ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा 300 किलोमीटर से ज़्यादा अगर ये रहता है गहरा, ठीक है, तो उसे कहा जाता है गहरा वाला भूकंप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कर्क निम्न शहरों में से होकर नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है ना, ये पूछा है कि निम्न शहरों से होकर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है। पुरुलिया, रांची यहाँ से गुजरती है, विदिशा, शाहजहांपुर से भी गुजरती है, भूज, हिम्मतनगर से भी गुजरती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ से अच्छा नहीं गुजरती है ना, तो ऑप्शन में हम लोग ई के साथ जाना होगा, ई सही हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कर्क रेखा निम्न शहरों से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ से नहीं गुजरती है, सभी जगह से गुजरती हैं। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ, ठीक है। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन गलत बताया था क्या मैंने, हाँ ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, यहाँ पे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है, फ्लो में हो जाता है थोड़ा, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पे सही, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, सभी यहाँ पे सही मिलान किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है धौलाधर श्रृंखला पार कर एक गहरी गौज का निर्माण करते हुए पोंग के निकट मैदान में प्रवेश करती है, उपयुक्त कथन संबंधित है, किससे संबंधित है ये ध्यान रखना है। सवाल क्या है, धौलाधर श्रृंखला पार कर एक गहरी गौज का निर्माण करते हुए पोंग के निकट मैदान में प्रवेश करती हैं, उपयुक्त कथन किससे संबंधित है। ये सतलज से है, रावी से है या फिर व्यास से है। तो ध्यान दीजिएगा ये व्यास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुरु शिखर, धूपगढ़, पारसनाथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे सही है। ठीक है, गुरु शिखर किसका है? ये है आपका अरावली पर्वत का। धूपगढ़ किसका है? ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना। ठीक है, सद्भावना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम लोग को जाना होगा। नेक्स्ट है, और ध्यान रखिएगा, ये दमोह एक ज़िला है, दमोह नाम करके ज़िला है। ठीक है, यहाँ पे वो अवस्थित है। नेक्स्ट है, बात करें हम सतपुड़ा श्रेणी में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? सतपुड़ा श्रेणी में किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, आर्द्र शीतोष्ण, शुष्क सवाना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सोलियार परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? सोलियार परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? केरल एवं तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। तो ध्यान दीजिएगा, सोलियार परियोजना ये केरल एवं तमिलनाडु के संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना है कि सोलियार परियोजना कहाँ पे है, मतलब कि किस नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, काठियावाड़ एवं कच्छ प्रायद्वीपीय की फसलें हैं। काठियावाड़ जो गुजरात में है ना, एवं कच्छ, ये दोनों कहाँ पे देखने को मिलेंगे? काठियावाड़ और कच्छ दोनों ये देखेंगे आप यहाँ पे गुजरात में देखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि काठियावाड़ एवं कच्छ प्रायद्वीप में वहाँ की फसलें किस तरह की हैं, क्या मिलेगा वहाँ पे, किस तरह का फसल उपजाया जाता है? मिलेट एवं दाय नहीं, चाय होगा। ठीक है, मिलेट एवं चाय। चाय तो यहाँ तो मिलेगा नहीं ना, और चाय का जगह पर इसको हटाइए, इसको कर लीजिए यहाँ पे दाल। ठीक है, दाल होगा, दाल कर लीजिए। पहला ऑप्शन में मिलेट एवं दाल, ज्वार एवं बाजरा, या फिर मूंगफली। ठीक है, उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काठियावाड़ एवं कच्छ प्रायद्वीपीय की जो फसलें हैं वो है मिलेट और दाल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ज़्यादातर कोयले का भंडार किस प्रकार के हैं? पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ज़्यादातर कोयले के जो भंडार है वो किस प्रकार के हैं? पीट का है, एंथ्रासाइट का है, या फिर लिग्नाइट का है? उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट प्रकार के जो कोयला है ये पूरे सबसे ज़्यादा देखा जाएगा किसी का भंडार है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, लिग्नाइट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग को ई के साथ जाना होगा यहाँ पे। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एक्चुअली में देखेंगे कि लिग्नाइट नहीं, बिटुमिनस जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो कोयले का जो भंडार है सबसे ज़्यादातर इसी का पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिटुमिनस हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ई के साथ हम लोग को जाना होगा। ठीक है, तो पूरे विश्व में ज़्यादातर कोयले के जो भंडार है वो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी हैं? परतदार है, बेसाल्ट है, या क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। छोटा नागपुर का जो पठार है वो क्रिस्टलीय और कायांतरित प्रकार की चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार भारत का सर्वाधिक क्षेत्र किस जलवायु विभाग में आता है? कोपेन के अनुसार भारत का सर्वाधिक क्षेत्र किस जलवायु विभाग में आता है? CWG, AW, या फिर AMW? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, AW। ठीक है, AW के अंतर्गत देखेंगे कोपेन के अनुसार सबसे ज़्यादा भारत का सर्वाधिक हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। और आपको ये जो AW है ना, ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर में CWG। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत से ऊपर का CWG और नीचे वाला AW। ठीक है, नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सवाल है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, रोहतास, या मुंगेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। ठीक है, रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप लगभग 73% के आसपास साक्षरता दर देखने को मिलता है। ठीक है, और हम बात करें बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला तो वो है पूर्णिया। ठीक है,
यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे कम, ठीक है। और यहाँ पे मुंगेर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, जो सेक्स रेशियो है इसका सबसे कम मुंगेर में देखने को मिलता है 876 के आसपास, ठीक है। ये सबसे कम यहाँ पे लिंगानुपात है मुंगेर में, ठीक है। ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।